हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रणवीर से इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी न्यू जेल स्टोरी जिसका नाम है कैसी ये इश्क की दीवानगी पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट से। यहाँ पर हम देखते हैं कि आकांक्षा जो है वो उसकी मम्मी से मिलने घर पे जाती है, बट उसके उसके जो पापा थे उसे उसकी माँ से मिलने से मना कर देते। लेकिन आकांक्षा ठहरी दबंग इंसान, वो अपने भाई को धक्का देकर घर के अंदर चली जाती है। वहाँ उसके पापा उसे देखते ही और भड़क जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि अब अपने बाप की बातों की भी नाफरमानी करनी शुरू कर दी तुमने। आकांक्षा कहती है, देखिए बाबूजी, मैं सिर्फ अपनी अम्मा से मिलने आई हूँ, मुझे मिल लेने दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। तब तक एक रोबदार आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ से जो सुनाई देती है वो ये बोलता है, मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे गली के आवारा जानवरों को घर में ना आने दिया करो, ये जानवर कहाँ से आ गया। आकांक्षा मन में कहती है, आ गया बुड्ढा साला, अभी अपनी बातों से मेरा पूरा बेजा फ्राई कर देगा। सीढ़ियों से उतरकर एक आदमी नीचे आता है। धोती कुर्ता और खादी का जैकेट पहने हुए था वो। उनकी बहुत ही घनी घनी दाढ़ी और मूछें थी। ये आकांक्षा के बड़े पापा है। इनकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें जिसमें रिद्धि के पापा दो बड़े भाई थे। सॉरी, आकांक्षा के पापा के दो भाई थे। एक आकांक्षा के बड़े पापा जो उनकी फैमिली में सबसे बड़े थे, जिनके 3 लड़के थे, ऋतिक, रितेश और रूहान। आकांक्षा के पापा की 2 लड़कियां थी, एक खुद आकांक्षा और दूसरी का नाम रूहाना था, जो कि आकांक्षा से छोटी थी। इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। आकांक्षा के बड़े पापा आते हैं और एक नज़र आकांक्षा की ओर देखते हैं, फिर गुस्से में ही कहते हैं, इसको अंदर किसने आने दिया। और वहाँ पर जो रूहान था वो डर जाता है, वो अपना सिर नीचे कर लेता है डर के मारे। आकांक्षा तब तक बोल पड़ती है, देखिए, ये घर जितना आपका है उतना ही हमारा भी है, इसीलिए आप तय नहीं कर सकते कि मैं इस घर में आऊँ या नहीं। उसके बड़े पापा तिरछी नज़र से उसकी ओर देखते हैं, फिर उसके पापा की ओर देखते हुए कहते हैं, देख रहे हो ब्रज किशोर, ये है तुम्हारी लौंडिया, आज हमका पाठ पढ़ा रही है कि किसको घर में आना है किसको नहीं। आकांक्षा के पिता अपना सर नीचे किए हुए ही खड़े थे। अब काहे सर नीचे किए हो बे, तुम ही ने भेजा था ना इसे कॉलेज पढ़ने, अब भुगतो। देखो कैसे कैची की तरह जुबान चल रही है एक ही। ताने देते हुए उसके बड़े पापा ये बात बोलते हैं। आकांक्षा कहती है, देखो, आप हमारे बड़े पापा हो, इसीलिए इतनी इज्जत दे रही हूँ, चुपचाप हमको हमारी अम्मा से मिल लेने दो। आकांक्षा के पिता रिद्धि का हाथ पकड़ते आकांक्षा का हाथ पकड़ते और ले जाकर घर से बाहर धक्का दे देते। वो तो सही समय पर उसके जो चमचे आए हुए थे उनमें से एक पिंटू ने उसे संभाल लिया था। उसके पापा उसके मुंह पर उनका घर का जो दरवाजा था वो बंद कर देते हैं। आकांक्षा खुद को संभालती है, वहाँ से चली जाती है, अपने घर जाती है, जहाँ उसने वो अपना घर मतलब उसने एक रेंट का रूम लिया था। वहाँ से अपना सारा सामान समेट कर और एक नए शहर की ओर चलती है। उसके साथ उसके जो चमचे थे वो भी थे। इधर हम देखते हैं कि अवार्ड शो के अंदर जो रिया रिया थी, वो वो सारा अवार्ड शो को वाइंड अप करके ख़त्म करके अपने घर आ जाती है। रिया रिया का घर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था, बहुत ही खूबसूरत बंगला था इसका। कार जैसे ही रुकती है तुरंत एक नौकर दौड़ते हुए आता है और कार का डोर ओपन करता है। रिया वहाँ से निकलती है, कार से घर के मेन गेट पर पहुँच जाती है। तो वहाँ पर एक पासवर्ड डालने का घर का एंट्रेंस था, मतलब जो डोर था वो खुलता ओपन होता था। रिया खोलती है डोर, अंदर जाती है और वो देखती है कि एक ओल्ड लेडी बहुत परेशान इधर से उधर चक्कर काट रही थी। रिया को देखते ही उसके पास आती है और कहती है, बेटा, उस अवार्ड शो में कुछ हुआ था क्या? अवंतिका इतने गुस्से में क्यों आई है वहाँ से? जो उसकी बेटी थी रिया, वो कहती एज यूजुअल जो हमेशा होता है वही आज भी हुआ है।
वो ओल्ड लेडी कहती है, ओह, तो फिर से आपने अपनी सफलताओं का श्रेय अपने पिता को दिया? रिया कहती है, यस। ओल्ड लेडी रहती है, वो कहती है, आपको पता है, आज आप जो कुछ भी हो मेरी बेटी की वजह से हो, वरना आपके पिता ने तो आप लोगों को सड़क पर भीख मांगने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसको शराब पीने और सट्टा लगाने से फुर्सत होती तब तो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के बारे में सोचता। तो यहाँ पर जो उनकी जो वो बूढ़ी औरत थी वो उसकी नानी जी थी। तो यहाँ पर रिया बोलती, नानू, इनफ इज इनफ। आप भूल रही है कि आप इसके किसके बारे में बोल रही हो। इसके अलावा मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी अपने पापा के खिलाफ। उसकी नानी कहती है, क्यों नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगा। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि आपके परम पूज्य पिताजी कैसे इंसान है। तब तक पीछे से कोई बहुत ही कड़क आवाज में बोलता है, माँ प्लीज चुप हो जाइए। ये क्या आप दोनों ने मछली मार्केट बना रखा है घर को? शायद भूल रहे हो आप दोनों की घर में नौकर है। वो सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? नानी कहती है, नहीं अवंतिका, बहुत हो गया। अब मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि मेरी बेटी पर कोई उंगली उठाए, फिर चाहे वो तेरी औलाद ही क्यों ना हो। अवंतिका कहती है, माँ, आपके कहने से चीज़ें बदल नहीं जाएगी। जिसने जो सोचना हो वो सोचेगा ही सोचेगा। यहाँ पर रिया कहती, हाँ सोचूंगी मैं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने इस औरत को अपने बाप का मर्डर करते हुए देखा है। वो सच्चाई भगवान भी नहीं जुटला सकते। अवंतिका की आंखें, जब ये रू रिया बोलती है तो उसकी आंखें भर आती है। वो कुछ नहीं बोलती और रिया वहाँ से चली जाती है। नानी अपनी बेटी के पास जाती है और उससे पूछती है, ये क्या है बेटा? क्यों इतना बर्दाश्त करती हो इसको? ये तुम्हारी बेटी है, इसको बताओ कि सच क्या है। अवंतिका वहीं जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। कहती है, नहीं कर सकती माँ, मैं नहीं बता सकती। ये अपने पिता से बहुत प्यार करती है। अगर इसको सच पता चला तो ये टूट कर बिखर जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिस पिता को आदर्श मान के आज ये इतनी बुलंदियों पर पहुंची है, मैं नहीं चाहती वो हौसला बिखरे। इसका जो हौसला है वो बिखर जाए। नानी जी कहती है इसकी, लेकिन ये तुमसे इतनी नफरत करती है, ये भी तो सही नहीं है। अवंतिका कहती है, करने दो माँ, मैं इसी से खुश हूँ कि ये मुझसे नफरत करके ही खुश हो। मैं इसकी खुशी नहीं छीन सकती। क्या करूँ माँ, मैं हूँ ना अभी। रिया की जो नानी थी वो उसे गले लगा लेती है और बहुत रोती है। इधर हम देखते हैं कि रिया अपने रूम में जाती है और अपने पापा का फोटो अपनी गोद में लेकर बहुत रोती है। कहती है, आई मिस यू पापा, काश मेरे पास आप होते, काश मैं उस दिन आपको बचा पाते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्चना हैदराबाद पहुंच चुकी होती है। उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उनको लेने आए होते हैं स्टेशन पर। अर्चना का वो लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। उनमें से एक आदमी बुके लेकर आता है और कहता है, यू आर मोस्ट वेलकम मैम, दिस इज़ फॉर यू। और वो फूले का जो बुके था वो आकांक्षा को दे देता है। आकांक्षा अपने चमचे के कान में धीरे से पूछती है, ये क्या बोल रहा है बे पिंटुआ? तुमका समझ में आवे आवे है ना ई भाषा? तो वहाँ पे जो पिंटू होता है वो कहता, हाँ महाराज, ये बोल रहा है कि आपका हैदराबाद में स्वागत है और ये फूलों का जो गुच्छा है आपके लिए। आकांक्षा किसी, अच्छा अच्छा ठीक है। आकांक्षा वो बुके ले लेती है और कहती है, थैंक यू। वो आदमी कार में होटल ले जाता है इन सबको, जिसका बिल पहले ही मंत्री जी ने पे कर दिया था। यहाँ पर आकांक्षा आकांक्षा सबको अपने रूम में बुलाती है और कहती है, एक काम करो तुम लोग, उस प्लॉट के पुराने ठेकेदार के साथ हमारी मीटिंग फिक्स करवाओ और आज चलो प्लॉट देखने चलते हैं, देखते हैं वहाँ का काम कैसा चल रहा है। वो लोग मान जाते हैं, सब कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। वहीं आकांक्षा की मुलाकात पुराने ठेकेदार से होती है। वो उससे वहाँ के बारे में जानकारी लेती है। उसे पता चलता है कि इस जगह के लिए पहले से ही हैदराबाद की एक बहुत बड़ी कंपनी ने एडवांस दे रखा था, लेकिन एन वक्त पर मंत्री जी ने उससे भी बढ़िया
अमाउंट देकर इस ज़मीन के मालिक को अपनी ओर मिला लिया और फिर इस ज़मीन के मालिक ने ज़मीन आशुतोष को बेच दी थी। अब समस्या ये है कि इस ज़मीन के मालिक ने उस कंपनी का एडवांस वापस नहीं किया था और अचानक एक दिन गायब हो गया। तो उस कंपनी के ओनर ने इस ज़मीन पर केस कर दिया। अब वो लोग इस बिल्डिंग को बनने ही नहीं दे रहे। इसी कारण आकांक्षा को यहाँ भेजा गया था ताकि वो अपनी दादागिरी दिखाकर काम चालू करा सके और पीछे से मंत्री जी का सपोर्ट था ही। आकांक्षा सब बातों को बड़े ध्यान से सुनती है, फिर पूछती है, अच्छा ये बताओ कि इस कंपनी का नाम क्या है और उसके मालिक कौन है? वो ठेकेदार बताता है उस कंपनी का नाम है कपूर ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री और उसकी मालकिन है रिया कपूर। तो यहाँ पर जो आकांक्षा थी वो बोलती है, क्या ये लोंडिया है एक लड़की रिया? ठेकेदार कहता, जी। आकांक्षा कहती, एक लड़की ने तुम लोगों के नाक में दम करके रखा है? वाह! यहाँ तक कि उसका कहर हमारे बनारस तक पहुंच गया। उसकी वजह से हमको यहाँ पर आना पड़ा। जरूर कुछ बात तो होगी गुरु उसमें। ठेकेदार जी कहते, जी बात तो है। वो एक बार जो लक्ष्य अपना सेट कर लेती है ना, उसके बाद उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसे हासिल ना कर ले। मुझे उसकी काबिलियत पर इतना भरोसा था कि मैंने मंत्री जी से मना कर दिया था कि यहाँ की ठेकेदारी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर आकांक्षा कहती है, ऐसा है बाबू कि तुमको भले ही खुद की काबिलियत पर संदेह हो, लेकिन हमको अपनी काबिलियत पे कोई भी संदेह नहीं है। तुम भी देखते रहो कैसे हम इस बिल्डिंग का काम पूरा करती करती हूँ सबके साथ। वो बाकी लोगों से कहती है कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जितने भी इंजीनियर हैं उसको बुलाओ। और यहाँ पर जो आकांक्षा थी वो सारे वर्कर को बुलाती है और काम को स्टार्ट करना शुरू करवाती है। कुछ ही देर में उस प्रोजेक्ट से जुड़े जितने वर्कर्स होते हैं ना, वो सब आकांक्षा के सामने हाजिर हो जाते हैं। आकांक्षा सबको समझाती है कि काम आज से ही स्टार्ट करना है, तो सब लोग अपने 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 काम पर लग जाओ। अब चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए रोकने, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। उन्हीं वर्कर्स में से एक आदमी होता है जो उस कंपनी का एजेंट एजेंट होता है। वो तुरंत फ़ोन लगाता है। एक आदमी फ़ोन उठाता है, कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? ये वर्कर कहता है, साहब ये जो आप लोगों लोगों की विवादित ज़मीन वाला मामला था ना, वो फिर से लूप पकड़ रहा है। यहाँ पर एक नया ठेकेदार आया है, उसने आज से ही सारा काम फिर से स्टार्ट करवा दिया है। उधर से वो आदमी बोलता, व्हाट? ये क्या हुआ? कौन पागल इंसान जिसकी इतनी हिम्मत हुई है? वो वर्कर कहता, साहब इस बार एक लड़की है। उधर से वो आदमी बोलता, क्या एक लड़की ठेकेदारी कर रही है? वर्कर वर्कर बोलता है, जी साहब बहुत अकड़ है इसमें, बोल रही है कि भगवान भी चाहे भगवान भी आ जाए ना तब भी अब काम बंद नहीं होगा। उधर से वो कहता, ओके मैं मैडम को बताता हूँ इस बारे में, तुम वहीं रहो और अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। और वही बोल के फ़ोन को कट कर देता है। उस वर्कर का जिस आदमी से बात हुई थी वो कपूर ग्रुप्स इंडस्ट्री के अंदर ही मैनेजर होता है जिसका नाम शुभ था। वो तुरंत अपनी मैडम के ऑफिस का डोर को नॉक करता है और कह तो अंदर से आवाज़ आती है, यस कम इन। वो आदमी अंदर आ जाता है। कुछ काम था क्या? अंदर बैठी लेडी कहती है। शुभ कहता है, यस मैम, हमारी कंपनी ने जिस ज़मीन के लिए एडवांस दिया था उसी केस के बारे में कुछ बताना था। वो लेडी अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और कहती है, व्हाट हैपन? शुभ कहता है, मैम मैंने वहाँ अपने कुछ लोगों को लगाया था, वहाँ से पता चला है कि अब एक नया ठेकेदार आया है और वो एक लड़की है। उस लड़की ने वहाँ का बंद काम फिर से स्टार्ट करा लिया है। वो लड़की ये थी, व्हाट द हेल इज दिस? जब कोर्ट ने रोक लगा दी थी फिर भी उन लोगों ने वहाँ काम स्टार्ट कर दिया। और वो लेडी बहुत गुस्से में बोलती है। दरअसल वो लेडी हमारी कहानी की हीरोइन ही है जो रिया थी। शुभ कहता है, मैम वो लड़की जो वहाँ की ठेकेदारी कर रही है उसका कहना है कि भगवान अगर उसे रोकेंगे तब भी नहीं रुकेगी। तो
रिया यहाँ पर रिया कहती ओके देन मैं भी देखना चाहूँगी कि वो कैसे नहीं रुकती है। आज तो शाम हो चुकी है, कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। कल मैं वहाँ जाऊँगी और हमारे वकील से भी कहो कि वहाँ वो सारे पेपर लेकर टाइम से पहुँच जाए। शुभ कहता है ओके मैम मैं करता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जो हमारी रिया थी अपनी चेयर पर बैठकर कुछ सोचने लगती है। सो फाइनली अब ये दोनों की आपस में टकरार होएगी और देखते हैं कि टकरार के बाद इन दोनों का जो आगे का ट्रैक है वो कैसा रहता है। तो गाइस आज की स्टोरी मैं यहीं तक रखूँगी। थोड़ी सी शॉर्ट है, कोशिश करूँगी नेक्स्ट स्टोरी थोड़ी सी लॉन्ग करूँ। थोड़ा सा भी मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए मैंने स्टोरी ज़्यादा लंबी रिकॉर्ड नहीं करी है। तो जितनी भी हो कमेंट करना कैसी लग रही है न्यू स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय टेक केयर।